हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल जी मेडिकल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज नेफ्राइटिस, टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ग्लोम्युलोनेफ्राइटिस या नेफ्राइटिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज दिस नेफ्राइटिस। तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्राइटिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, नेफ्राई एंड आइटिस। नेफ्राई मीन्स होता है नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होता है। आपके किडनी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो कि आपकी किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। तो इन्हीं नेफ्रॉन के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसको हमने नेफ्राइटिस बोल दिया है। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? तो नेफ्राइटिस, जब आप किसी नेफ्रॉन को ओपन करोगे तो नेफ्रॉन स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं, पाइप होते हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहीं फिर थोड़ा सा मोटा होता है, पतला होता है, मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, इसके अंदर सबसे पहले ब्लड आता है। इसी एरिया को हम ग्लोमेरुलो एरिया बोलते हैं। इसी के अंदर सबसे पहले ब्लड आता है और यहीं से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो इस एरिया में अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि कोई भी ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा तो सबसे पहले यही एरिया रिसीव करेगा। ये सबसे कॉमन साइट है नेफ्राइटिस की, या इन्फेक्शन इसमें इजिली हो सकता है। दैट्स वाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोला है। आपको एग्जाम में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नेम से भी आ सकता है। चाहे नेफ्राइटिस आए चाहे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आए, आपको दोनों ही चीजों में, सिचुएशन में सेम कंटेंट नोट करना है, जो कि मैंने आपको नोट्स दिए हैं। ओके, नाउ देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो एज ऑलवेज हम हिस्ट्री कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें प्रीवियस हिस्ट्री आपको पूछना पड़ेगी। प्रीवियस हिस्ट्री में आप इन्फेक्शन की हिस्ट्री पूछ सकते हो, जैसे कि HIV हो गया, STD हो गया, UTI हो गया, और आपका कह सकते हैं डायबिटीज हो गया, है ना। हेमोलाइटिक कोई सिंड्रोम हो गया, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया। ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री कलेक्शन में जरूर पूछनी है। क्यों पूछनी है? क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से नेफ्राइटिस इजिली हो सकता है। और एक और चीज, अगर आपको हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो आप सीधे चले जाओ कॉजेस के अंदर, और जितने भी आपने कॉजेस यूज किए हैं, नोट किए हैं, वो सारे हिस्ट्री कलेक्शन में डाल दो कि इस कॉज की हिस्ट्री पूछनी है, इस कॉज की हिस्ट्री पूछनी है, इस कॉज की हिस्ट्री पूछनी है। मतलब सारे कॉजेस की आपको बारे में पूछना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाला कॉज की वजह से आपको नेफ्राइटिस हुआ। हिस्ट्री कलेक्शन में आपको सारे कॉजेस पूछना है, समझ गए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये हेरिडिटी भी होता है नेफ्राइटिस। तो आपको ये पूछना है कि क्या उनके रिलेशन में या कोई ऐसा तो नहीं था जिसको किडनी डिजीज की वजह से जिसकी डेथ हुई थी। तो हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की वजह से आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ गई हो। साथ ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ज्यादा ही एंटीबायोटिक्स ले रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स आपकी किडनी के सेल्स को डैमेज करने में लाइक थोड़ा सा ज्यादा वो होती है, प्रोन होती हैं, आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो बहुत लंबे समय से, बहुत लॉन्ग टर्म से एनाल्जेसिक्स ले रहे थे। एनाल्जेसिक्स क्या है? दीज ऑल आर आपकी पेन किलर्स होती हैं। पेन किलर क्या करती हैं? वो तो डायरेक्टली नेफ्रॉन में जा करके आपके नेफ्रॉन को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह की कोई अगर वो ड्रग्स ले रहे थे तो वो आप उनसे हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लोगे। साथ ही साथ उनको ऐसा तो नहीं है कि बार बार UTI हो रहा था, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उन्होंने उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन आगे चल के सीवियर हो गया। या आप पूछोगे कि ऐसा तो नहीं कि किडनी से रिलेटेड उनको कोई पहले मेडिसिन चल चुकी है। ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना है? हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है। पर उससे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है? वाइटल साइंस चेक करना है। वाइटल साइंस में आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP सब के सब आपको इंक्रीज मिलेंगे, क्योंकि उसको फीवर है, टेम्परेचर
उसकी वजह से पल्स भी इंक्रीज है और रेस्पिरेशन में भी इंक्रीज रह सकती है। क्यों? क्योंकि अंदर अगर इस तरह की कंडीशन होगी, असाइटिस होगा, तो वो उसको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसको रेस्पिरेटरी उसका रैपिड हो सकता है। और बीपी क्यों बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को ही बीपी बोलते हैं, सॉरी, इंक्रीज करना बोलते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा है आपके अंदर, सोडियम लेवल हाई हो रहा है, इस वजह से बीपी बढ़ रहा है। नेक्स्ट आपको जब आप हेड टू टू एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें आपको फेस में पेशेंट के एंजाइटी, डलनेस, डिस्कम्फर्ट, पेल फेस, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। बॉडी में आपको स्वेलिंग मिलेगी कहीं ना कहीं, जैसे फुट हो गया, आईज हो गया, आपके फेस हो गया, फेस में स्वेलिंग हो सकती है, लिप्स में आपके कैसे एंकल स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग इजिली मिल सकती है। साथ ही साथ जब आप एब्डोमेन देखोगे तो एक ही बार में आप देख के बता सकते हो कि ही और शी इज हैविंग असाइटिस। स्पेशली मेल में आप आराम से देख के बता सकते हो कि असाइटिस की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी बहुत ज्यादा होगा, बैक पेन भी बहुत ज्यादा होगा। यूरिन टेस्ट, लाइक आप जब उससे पूछोगे कि उसको यूरिन कैसा होता है तो वो आपको बताएगा कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, या वाइट कलर का यूरिन हो रहा है, पस आ रहा है, हाँ है ना, इस तरह से वो आपको बताएगा। साथ ही साथ आपको उनसे ये भी पता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीक्वेंटली आपको बार बार यूरिन पास करने की अर्ज हो रही हो। साथ ही साथ ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द यूरिन उनको बर्निंग सेंसेशन या पेन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पूछ लेनी है। नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आपको पहली चीज तो ब्लड जब आप टेस्ट करोगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस मिलेगी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट। डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज मिलेगा, क्यों? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। यूरिया और क्रिएटिनिन में भी इंक्रीज मिलेंगे। यूरिया क्रिएटिनिन क्या है? यूरिया और क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि किडनी आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। यूरिन कम बन रहा था, आपको याद होगा, और लाइगो यूरिया हो रहा था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बाहर नहीं निकल पा रही थी और आपको आपके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज मिलेंगे। जब आप यूरिन टेस्ट कराओगे तो आपको उसमें इस तरह का रेड यूरिन देखने को मिलेगा, मतलब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। साथ ही साथ आपको यूरिन में कह सकते हैं कि पस मिल सकता है, वाइट कलर का आपको यूरिन मिल सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस मिल सकता है कि आप पता कर सकते हो कि यूरिन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये सारी चीजें आपको पूछनी है। नेक्स्ट है एमआरआई। तो जब आप एमआरआई कराओगे, सॉरी, किडनी बायोप्सी, तो जब आप किडनी बायोप्सी कराओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स है अंदर, वो ट्यूमर तो नहीं है। अच्छा, किडनी में ट्यूमर है ये कैसे पता चलेगा? जब आप एमआरआई कराएंगे तो एमआरआई आपको क्लियर व्यू दिखाएगी कि किडनी के पास कोई एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स है, ये आपकी किडनी है और ये यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है। तो ये आपको एमआरआई में देखने को क्लियर मिल जाएगा। सीटी स्कैन जब हमने कराया था, एमआरआई से पहले हम कराते हैं, ऊपर नीचे हो गया है, सीटी स्कैन हमने पहले कराया था जिसमें हमें सीटी स्कैन में किडनी का साइज इंक्रीज मिला, तब हमने एमआरआई कराया। एमआरआई में हमें ये क्लियर पता चल गया कि कितना डीप ये टिश्यू बन चुका है या कितना डीप ये ट्यूमर बन चुका है या कौन से टिश्यू तक ये ट्यूमर जा चुका है। नेक्स्ट है आपका बर्न टेस्ट। तो बर्न टेस्ट मीन्स होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर बर्न टेस्ट आता है, तो ब्लड के अंदर आपको यूरिया और नाइट्रोजन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो कि यूरिन की तरफ बाहर चले जाने चाहिए, वो आपको इंक्रीज मिलेंगे। क्यों इंक्रीज मिलेंगे? क्योंकि आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिनिन एंड एल्ब्यूमिन टेस्ट। ये भी एक तरह का यूरिन टेस्ट होता है जिसमें आपके यूरिन में क्रिएटिनिन और एल्ब्यूमिन बहुत हाई मिलेगा और जिससे पता चल जाएगा कि हाँ, आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो चुका है। सीबीसी आप करा लोगे जिसमें आपको डब्ल्यूबीसी काउंट मिलेगा, एचबी लेवल कितना है वो आपको पता चल जाएगा। चेस्ट एक्सरे जब आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि लंग्स के आसपास फ्लूइड तो नहीं फिल हो गया है या लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है ना। तो जब आपको फ्लूइड फिल दिख रहा है, लाइक आपको ये वाला लंग दिख रहा होगा प्रॉपर शेप में है, तो ये नॉर्मल है। ये लंग आपको छोटा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके आसपास फ्लूइड फिल्ड हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लूइड फिल्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिलरी क्या कर रही है, प्रोटीन की कमी होने की वजह से कैपिलरी रप्चर हो जा रही है, टूट जा रही है
और इसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो इधर उधर जाकर के एक्यूमुलेट हो रहा है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक्स दोगे, 7 से 10 दिन के लिए आप दे सकते हो, ओरली दे सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो। एरिथ्रोमाइसिन इज गुड फॉर नेफ्राइटिस। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको डिक्रीज करके रखती है, यानी कि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से बचाती है। एंटीकोगुलेंट्स थेरेपी आप दे सकते हो। तो मे भी आपको याद होगा कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे, जब अंदर स्कार टिश्यू बन रहा था, जिसकी वजह से वहां पे क्लॉट भी बन जा रहा था, और क्लॉट बनने की वजह से क्या हो रहा था कि हमें क्या करना है, हिपैरिन देना है आईवी में। तो हिपैरिन हम इसलिए देंगे जिससे कि जो ब्लड क्लॉट हैं वो आराम से हट सके और आपकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो। अगर इसी तरह से ब्लड क्लॉट बनते रहेंगे तो आपके अंदर कार्डियक फेल भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है आपका लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स आप इसलिए देते हो, तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे आप देख रहे हो लूप ऑफ हेनरी नाम का एक ट्यूब है, या हेनलेस लूप नाम का एक ट्यूब है। ये ट्यूब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इसका काम क्या है कि ये वाटर और सोडियम को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करने में। लाइक ये वाटर और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या कर रहा है, हेनले ज्यादा से ज्यादा वाटर और सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर रहा है, और जैसे जैसे सोडियम बढ़ रहा है वैसे वैसे बीपी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वाटर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टिश्यू एडिमा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही वाटर जो बाहर नहीं निकल रहा था वही तो कैपिलरीज के थ्रू मूव कर रहा है इधर उधर, और जब कैपिलरीज फट रही हैं तो वो वाटर, वो फ्लूइड निकल करके इधर उधर जाकर के एक्यूमुलेट हो रहा है। तो लूप ऑफ हेनली का फंक्शन जो है वो हमें डिक्रीज करना है, जिसके हेल्प से हम बीपी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प से हम फंक्शन उसका डिक्रीज कर सकते हैं? मेट्रोलाजोन की हेल्प से या लैसिक्स की हेल्प से। तो लैसिक्स जो है वो कॉमनली हर जगह आपको मिलेगा, दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है कि हेनले को, लूप ऑफ हेनले को डिक्रीज करता है, उसके फंक्शन को डिक्रीज करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। दोनों ही सेम काम करते हैं, पर लैसिक्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है वेसोडाइलेटर्स। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है वेसोडाइलेटर। तो जब ब्लड वेसल्स को डायलेट आप कर दोगे, तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर कोई पाइप है जिससे आप पानी डाल रहे हो, उस पाइप के आगे आपने फिंगर लगा दी, तो उस वाटर की जो स्पीड है, वो प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाएगी। होता है, आपने देखा होगा, नॉर्मली ऐसे ही होता है। और जब आप अपनी फिंगर हटा देते हो तो उस वाटर के प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा फोर्सफुली बाहर नहीं आता है। सेम चीज, अगर ब्लड वेसल्स को आप पतला कर दोगे तो ब्लड का फ्लो, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसी ब्लड वेसल्स को अगर आप चौड़ा कर दोगे तो ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वेसोडाइलेटर्स क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स को, जहां से ब्लड पास हो रहा है हर जगह, उनको डायलेट करने का काम करते हैं, यानी उनको चौड़ा करने का काम करते हैं, जिससे कि आपका बीपी मैनेज हो जाए, जो इंक्रीज हो रहा था वो अपने नॉर्मल उसमें आ जाए। तो इसके एग्जाम्पल है हाइड्रेलाजीन या निफिडिपिन। ये दोनों टैबलेट हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तब करते हैं जब आपकी किडनी फेल होने लगती है। जब आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती है, तब हमें क्या करना होता है कि हमें ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू फिल्टर कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये देखो, ये है एक तरह का, कह सकते हैं, किडनी के ब्लड को फिल्टर करने का एक सोर्स है। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। सो क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें डायलिसिस होता है। डायलिसिस मशीन, ये जो आपको दिख रही है, इसको हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं। और एक स्पेशल फिल्टर होता है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, जैसे कि ये है, दिस इज आर्टिफिशियल किडनी, या डायलाइजर भी हम इसे बोलते हैं। इसका यूज क्या है, ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है, यानी क्लीन करता है। तो आपका ब्लड एक तरफ से डायलाइजर के अंदर जाता है और डायलाइजर उसे फिल्टर करके दूसरी तरफ आपको आपके अंदर बॉडी में भेज देता है। बस इसका ये काम है। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये डायलाइजर हमने यूज नहीं किया, या आर्टिफिशियल किडनी हमने यूज नहीं की, तो आपकी डेथ हो जाएगी।
नेक्स्ट सर्जरी है आपकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये हम तब करते हैं जब हमें कोई डोनर मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, और जब आपकी दोनों किडनियां खराब हो जाएं तब हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, एक नई किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है और वो फंक्शन करती है। तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होता है और इसके लिए डोनर भी जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन लोग कराते हैं क्योंकि उन्हें क्या करना है, जीना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। बेड रेस्ट करने बोलना है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप बेड रेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर के सेल्स में रिकवरी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल्स जब रेस्ट पीरियड में होते हैं तो वो अपने आप को फास्ट हील कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का डीएनए सिर्फ हीलिंग पे फोकस करता है। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मेरे सेल्स जो हैं वो उस पे फोकस कर रहे हैं, लाइक मेरे सेल्स मुझे काम करवा रहे हैं, तो सेल्स बिजी हैं, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो सेल्स जो हैं वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपनी रिकवरी फास्ट करते हैं। नेक्स्ट है डाइट प्लान। तो स्पेशली आपको सोडियम रिच डाइट लेने के लिए मना करना है, सोडियम नहीं लेना है, और पोटेशियम रिच डाइट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये सारी डाइट्स क्या कर रही हैं, आपके बीपी को कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही हैं। डिजीज के बारे में एजुकेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं करोगे, अवेयरनेस नहीं रहेगी, तो पेशेंट अपने आप को नहीं बचा सकता कभी। ठीक है, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको पेशेंट को डिजीज के बारे में हर एक चीज बतानी है, सॉरी, कि किस तरह से आपको ये डिजीज हो गई, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, आप किस तरह से अपने आप को रिकवर कर सकते हो, किस तरह से आप आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। एजुकेट द प्रिवेंशन फॉर द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, प्रिवेंशन बताना है जिससे कि वो अपने आप को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। तो प्रिवेंशन अगर हम नहीं बताएंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि आगे उन्हें करना क्या है। वो फिर से वही सारे काम करने लगेंगे जिसकी वजह से किडनी डैमेज होगी और किडनी के अंदर फिर से इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइवर्जनल थेरेपी। सर्जरी से पहले स्पेशली उनको डाइवर्जनल थेरेपी देनी है, अदरवाइज वो सोच सोच के अपना स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देंगे, और स्ट्रेस हार्मोन आपके अंदर की हीलिंग को स्लो कर देता है। तो सर्जरी के बाद हीलिंग स्लो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, डाइवर्जनल थेरेपी देना है, आईपीआर मेंटेन करना है, उनसे हर तरह की बातें पूछनी है, उनको हर तरह की एजुकेशन देनी है, ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट है आपका फॉलो अप एजुकेशन। फॉलो अप एजुकेशन तब कराते हैं जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होता है। तो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये मेडिसिन आप लीजिएगा और उसके बाद इस डे पे मेरे पास आकर के विजिट कर लीजिएगा। तो पेशेंट को बताना है कि फॉलो अप केयर का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्यों लाइक डॉक्टर को विजिट करना है, और आपको क्या क्या गेन हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है अगर आप प्रॉपर फॉलो अप केयर करो तो। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो एज सच स्पेशल कोई प्रिवेंशन नहीं है, कॉमन प्रिवेंशन हैं, हेल्दी खाइए, वेट लूज करिए। क्यों? क्योंकि वेट जितना ज्यादा होगा आपके फैट की वजह से होता क्या है कि आपके अंदर का जो फंक्शन करने की एबिलिटी होती है ऑर्गन्स के, वो डिक्रीज हो जाती है। स्मोकिंग क्विट करना है, स्मोकिंग छोड़ना है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग लंग कैंसर के साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज कि वो आपकी हीलिंग को स्लो कर देता है। कीप द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। हेल्दी खाना है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी रहेगा, सही रहेगा, और ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, चाहे आप लाइट एक्सरसाइज करिए, चाहे आप वॉक करिए, जॉगिंग करिए, बट आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपके सेल्स हेल्दी रहें। बैलेंस डाइट लेनी है, बहुत ज्यादा फैटी चीजें नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें नहीं लेनी है, फाइब्रस बहुत ज्यादा नहीं लेना है, या जंक फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है जिसकी वजह से आपको कैलोरी आपकी बर्न नहीं होगी, आपका फैट इंक्रीज होगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो रीनल फेलियर मोस्ट कॉमन, आप खुद ही सोच सकते हो कि जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, तो रीनल फेल हो जाएगी। हाइपरटेंशन एक डिजीज कंडीशन बन जाएगी आपके लिए जो कि विदाउट मेडिकेशन रिसॉल्व नहीं होगी। तो हाइपरटेंशन आपको हो सकता है अगर कंटिन्यूअस सोडियम बढ़ता रहा तो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तब होगा जब ब्लड में इंफेक्शन फैल जाएगा। जब भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक ही नहीं पा रहा है तो वो ब्लड में चले जाएंगे, और जब वो पूरे ब्लड में फैल जाएंगे तो वो आपकी
हार्ट में, आपके लंग्स में, आपके ब्रेन में, आपके आईज में, हर जगह चले जाएंगे और वो हर ऑर्गन को डैमेज कर देंगे। हार्ट फेल हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन आपके हार्ट में जा चुका है। हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल्स, सेल्स अपना साइज बढ़ा देंगे। कौन से सेल्स? हार्ट के सेल्स। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और पस हो चुका है। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, लंग्स में एडिमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर भी कहीं ना कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि किडनी में भी हो रहा था, हर जगह हो रहा था, तो वो लंग्स में भी हो जाएगा, और लंग्स में हो जाएगा तो लंग्स भी एडिमेटस हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। यूटीआई हो सकता है बार बार। क्यों? क्योंकि किडनी में बहुत इन्फेक्शन हो चुका है, जिससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कंप्लीटली हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्पेशली होता है, उसे हम कंसिडर करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह जगह फ्लूइड भर चुका है, जिसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। सेप्सिस हो सकता है, जब पूरे ब्लड में आपको इन्फेक्शन फैल जाएगा तो आपके अंदर सेप्सिस हो जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। So this is all about the diagnostic evaluation, management, nursing management, surgical management, medical management, prevention and complications of the nephritis. So I think आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।